हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात और ये आपका चैनल है फिजिक्स जज्बा। आज हम लोग इसमें कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर पिछले वीडियो में ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि कैपेसिटर होता क्या है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर है और इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है और उसको किसी सोर्स से, बैटरी से या किसी भी तरह से दोनों प्लेट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं, जिसके चलते उसके दोनों प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग उस डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं और उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। आप ये भी देखे होंगे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था C, कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला आया था Q/V। ठीक है, Q/V, उसका ऐसा यूनिट फराड होता है। ये सब आप लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद एक हम लोग बताए थे कि एक कंडक्टर है, उस पर चार्ज डालेंगे तो वो भी चार्ज को स्टोर करता है। तो ये भी एक कैपेसिटेंस ही है, चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर कंडक्टर, तो वो उसमें भी कैपेसिटेंस होगा। तो एक हम लोग स्फेरिकल का निकाले थे, जिसका फॉर्मूला आया था C = 4πε0r। आप लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि ये फॉर्मूला आया था स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ये भी जस्ट लाइक कैपेसिटर ही है, क्योंकि ये भी अपने सरफेस पे चार्ज को स्टोर करेगा। उसके लिए C का फॉर्मूला 4πε0r। तो आप इसमें क्या देखे थे, ये ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटेंस जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। जितना बड़ा रेडियस का होगा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और उतना ही ज़्यादा वो अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ये आप जान चुके थे। साथ में नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उस फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि ε0 टर्म आया है और ε0 एक परमिटिविटी होता है जो मीडियम के लिए ही आता है। तो इस तरह से हम लोग लास्ट वीडियो में स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ऐसे भी बना सकते हैं, दो प्लेट है, आमने सामने रखा हुआ है, एरिया A है, दोनों के बीच में गैप D है और इसको हम लोग एक प्लेट को पॉजिटिव से जोड़े हैं बैटरी या सेल के, और दूसरे प्लेट को नेगेटिव से जोड़े हैं। और जैसे जोड़े हैं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसके चलते, और इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उतना ही अमाउंट में चार्ज आएगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। तो उसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सिंपली दो लाइन ले लेंगे, दो प्लेट है, एक पे +Q चार्ज है, दूसरे पे -Q चार्ज है। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस ये रहा हमारा D है, प्लेट का एरिया A है। उसी को आप सिंपल फॉर्म में ऐसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये लिख लेंगे, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज d। लेट एट एनी इंस्टेंट। देखिए होता क्या है, जब आप कैपेसिटर को सोर्स से जोड़ते हैं, यानी दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जिस समय अप्लाई किया जाता है उस समय उस पर 0 चार्ज रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो चार्ज बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे, मान लीजिए कि आप यहाँ V वोल्ट का बैटरी लगाएं, तो इस V वोल्ट पे जितना मैक्सिमम उसका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी होगा, उतना चार्ज तक ये 0 से बढ़ते बढ़ते जाएगा और वहाँ जाकर रुक जाएगा, फिर चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि उस 0 और मैक्सिमम चार्ज के बीच में एक कंडीशन है, जिस उस बीच वाले इंस्टेंट में एक पे +Q चार्ज है और दूसरे पे -Q चार्ज है। तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे कि द चार्ज एट एनी इंस्टेंट इज Q और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स E = क्या होगा, E + E-। अब देखिए, आप पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा है, E + E- कैसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहले एक प्लेट है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट। प्लस का फील्ड हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि इस यहाँ पे किधर होगा, बाहर या अंदर। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव
नेगेटिव का फील्ड बाहर की तरफ होता है, तो इसलिए प्लस का फील्ड हम लोग बाहर लेंगे। फिर उसी तरह सामने एक प्लेट और पड़ गया, उस पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का फील्ड इसी दोनों प्लेट्स के बीच में किसी पॉइंट पे किधर होगा, उसी साइड होगा, तो ये हमारा E माइनस हो गया, यानी E प्लस भी उधर है, E माइनस भी उधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E प्लस और E माइनस दोनों को आप प्लस कर लेंगे, तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस होता है। अब याद करेंगे कि आप गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं कि थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है। याद करेंगे कि एक थिन शीट हुआ करता था जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, उसके चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, अगर मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज है तो उसके लिए सिग्मा बाय याद करेंगे हम लोग 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इस तरफ, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर एक प्लेट है और उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उस पे चार्ज डेंसिटी, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा अगर ये भी हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि अगर प्लेट पे चार्ज Q है और प्लेट का एरिया A है, तो सिग्मा तो आप जानते हैं Q बाय A होता है, तो सिग्मा के प्लेस पे यहाँ Q बाय A अगर रख दे तो उस कंडीशन में E कितना हो जाएगा, तो Q बाय A रहेगा और बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसके लिए, एक थिन शीट के लिए, मतलब एक लेयर होना चाहिए चार्ज का, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है या Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट होता है। आप इस फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे। तो अब आप यहाँ गौर करेंगे, दो प्लेट है आमने सामने रखा हुआ है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, प्लस का फील्ड उधर है माइनस का भी फील्ड उधर है, तो E प्लस भी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों, क्योंकि इस पे प्लस Q चार्ज है, और E माइनस भी उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बस यही होता है कि प्लस का फील्ड सीट से अवे होगा, इस पे माइनस है तो सीट के टुवर्ड्स होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि प्लस का फील्ड भी उधर ही है, माइनस का भी फील्ड उधर ही है, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो नेट फील्ड क्या होगा, चूंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए E इक्वल टू, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे, E प्लस प्लस E माइनस, E प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E माइनस भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली ये ऐड होके 2 कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, फाइनल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आ रहा है, वो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट हमारा निकल गया। तो होता क्या है कि ये आपका रफ वर्क है, यहाँ पे इसको आप साथ में ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा रफ वर्क है, सिर्फ नॉलेज के लिए आप उसको याद रखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है दो प्लेट्स के बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड E प्लस और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड E माइनस। फाइनली नेट फील्ड इंटेंसिटी आपको चाहिए दोनों के बीच में नेट फील्ड इंटेंसिटी, तो E इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस कर देंगे, और E प्लस भी आप देख रहे हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E माइनस भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, दोनों ऐड होके फाइनली E का वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, अब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है, E इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है ना दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के केस में आप फॉर्मूला डायरेक्ट V इक्वल टू लगाइए E इंटू R, आप नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करिए, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे मतलब है मैग्नीट्यूड से, सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड से, नेगेटिव साइन को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं यहाँ पे कि एक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr होता है। इसी को जब इंटीग्रेशन किए थे तो पढ़े थे, माइनस E डॉट dr होता है,
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। और फाइनली आप याद रखेंगे कि अगर इफ ई यूनिफॉर्म हो, अगर ई यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में डायरेक्ट फार्मूला v इक्वल टू ई इंटू आर कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला v इक्वल टू ई इंटू आर कर लेंगे। तो उस बेसिस पे v इक्वल टू क्या होगा, e तो देख ही रहे हैं कितना आया है, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आया। r क्या है, r है दोनों प्लेट्स में के बीच में जो गैप है स्मॉल d, वो हमारा r का काम करेगा। यूनिफॉर्म फील्ड है, e ले लेंगे, इंटू d को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो इंटू बस r के प्लेस पे आप d लिखेंगे तो इस तरह से v आ गया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को अंत में निकालना है नाउ कैपेसिटेंस। याद करेंगे कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, Q बाई वी होता है। तो उस बेसिस पे Q तो Q है और V हो जाएगा हमारा अभी जो आया है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q कैंसिल हो गया और फाइनली C का फॉर्मूला आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, या उस उल्टा करके लिखिए ज़्यादा अच्छा होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इस तरह से फाइनली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी आ गया। तो फिर से आप एक बार देखेंगे कि जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, दूसरे प्लेट को नेगेटिव से जोड़ देंगे बैटरी के या सेल के, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस फेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब हमको ये देखना होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कितना जनरेट होगा किसी भी इंस्टेंट में। आपको हम बता चुके हैं कि शुरू में कैपेसिटर खाली होता है, उस पे जीरो चार्ज होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते Q0 तक जाएगा, मैक्सिमम चार्ज Q0 तक चला जाता है। तो बीच में किसी इंस्टेंट में हम माने कि इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। अब दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो E प्लस कितना होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E माइनस क्या होगा, फिर वही Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली सॉल्व करके आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ऐड होके E प्लस प्लस E माइनस जो आप पीछे देख चुके हैं, तो वो आएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, अब हम लोग को दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़ चुके हैं पीछे, क्या पढ़े हैं कि dV इक्वल टू होता है माइनस E डॉट डी आर। वही बड़े रेंज में निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते थे। अब आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, dV के जगह V, E के जगह E, चूंकि E यूनिफॉर्म है बाहर आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन r। नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे इसलिए क्योंकि आप अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। V इक्वल टू E इंटू आर, E ऑलरेडी हमारा पिछले अभी निकल चुका था, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, R के प्लेस पे दोनों प्लेट्स के बीच का गैप D लेंगे और अंत में आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो C इक्वल टू Q बाई V होता है तो Q वैसे ही रहेगा और नीचे V डाल देंगे, Q कैंसिल हो जाएगा, C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली रिजल्ट हमारा आ चुका है। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ चुका है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। तो फिर से आप गौर करेंगे, हम उस समय जब कैपेसिटेंस के बारे में बोले थे तो आपको बताए थे कि कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फिर से देखिए एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, उसमें भी डायरेक्टली है, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जितना कम एरिया उतना कम स्टोर करेगा। कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों प्लेट्स के बीच का गैप कम रखेंगे, ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होगा, गैप ज़्यादा रखेंगे और तो कम स्टोरिंग कैपेसिटी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गैप का इनवर्सली है, ठीक है ना,
गैप का इन्वर्सली है और एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। और साथ में नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम कैसा है। आप देखिए बीच में एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ये एयर या वैक्यूम के लिए यूज होता है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट, अभी चूंकि दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम था एयर था, तो इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कभी भी कोई अदर मीडियम हो, दोनों प्लेट्स के बीच में एक ऐसा मीडियम हो जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तब आप कैसे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो इस केस में कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, बस आप क्या करेंगे एप्सिलॉन आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ऐसे एयर का रिलेटिव परमिटिविटी आप जानते हैं कि 1 होता है एयर के लिए, तो अगर यहाँ 1 डालेंगे तो वापस से एयर वाला, एयर दो प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम होने पे उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर कोई और मीडियम हो एयर के अलावा, तो उस मीडियम का एप्सिलॉन आर यहाँ पे आपको रखना होगा। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये सी किसके लिए था, अदर मीडियम के लिए, ये सी किसके लिए था, एयर के लिए। तो आप गौर करेंगे सी अदर मीडियम के लिए अगर चाहिए तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू सी किसके लिए, एयर के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीजेज। थोड़ा सा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब हम लोग चल रहे हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी कितना स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आपको पता होगा कि हम आप लोग को बता चुके हैं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, साथ साथ एनर्जी को स्टोर करता है। कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। तो अब हम लोग उसी एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही जनरली हम लोग लेके चलते हैं, और इस पे मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस हम लोग देख रहे हैं सी है। तो क्या होगा, सबसे लेट, इसमें हम लोग लिखते हैं लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कोई भी कैपेसिटर ले सकते हैं, कैपेसिटेंस सी एंड चार्ज स्टोर्ड ऑन इट एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण उस पे जो चार्ज स्टोर है वो कितने के बराबर है, Q। आप जान ही रहे हैं कि चार्ज धीरे धीरे स्टोर होता है, और इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे स्टोर होगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, दोनों प्लेट्स के बीच में अभी आप देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे E स्ट्रांग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें स्टोर होने वाला एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब शुरू में कैपेसिटर तो अनचार्ज स्टेट में रहता है, तो जीरो एनर्जी, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, तो समझिए कि उसके बीच में जो फील्ड है उसमें एनर्जी स्टोर जो है वो भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो किसी इंस्टेंट में कितना चार्ज स्टोर है, Q चार्ज स्टोर है। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स at
दैट इंस्टेंट, उस क्षण क्या पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, तो V का फॉर्म V इक्वल टू हो जाएगा Q/C, क्योंकि ऑलरेडी जो बेसिक फार्मूला है वो आप पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू CV होता है। तो अगर Q पता है कि कितना चार्ज किसी क्षण में स्टोर है और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो उस इंस्टेंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, V इक्वल टू Q/C। अब क्या है कि देखिए एनर्जी आता कहाँ से, एनर्जी तो आप जानते हैं कोई ना कोई जब वर्क करता है किसी सिस्टम पे तो उसका वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे आखिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, चार्ज कहाँ से स्टोर हो रहा है, तो सारा काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जिसके चलते एनर्जी स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है, साथ साथ एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो मान लेते हैं कि अभी अगर Q चार्ज है और उसके बाद अगर जरा सा यहाँ से चार्ज को बढ़ा दिए, तो चार्ज बढ़ के सपोज थोड़ा सा चार्ज बढ़ा Q प्लस dQ हो गया। तो अगर इस पे dQ बढ़ेगा तो आमने सामने दो प्लेट्स पे क्या होता है कि एक पे अगर चार्ज बढ़ा तो दूसरे पे भी चार्ज उसी तरह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q प्लस dQ, लेकिन क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। जितना इस पे प्लस में बढ़ेगा उतना उसमें माइनस में बढ़ेगा, चूंकि ये वेरिएबल है। आप गौर करेंगे V इक्वल टू Q/C, Q तो कांस्टेंट है नहीं, Q वेरिएबल है, तो उस हिसाब से V भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे जरा सा चार्ज बढ़ाने में देखेंगे कि सेल को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जबकि दोनों प्लेट्स के बीच में इस सेल के चलते कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, V क्रिएट हुआ था। उस कंडीशन में जरा सा dQ बढ़ाने में कितना हम लोग सेल को वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ के बाद वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन टू इंक्रीज चार्ज फ्रॉम Q to Q plus dQ बाय द सेल, क्या वर्क करना होगा। तो याद कीजिए, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है W/Q, याद होगा। V इक्वल टू फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन टू टेक यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी मालूम है, उसके बाद अगर आप जरा सा चार्ज को बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी Q था, Q से बढ़ा के Q प्लस dQ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप dQ चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो dQ चार्ज बढ़ाने में क्या वर्क करना होगा, तो चूंकि V का फॉर्मूला देयरफॉर W इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, V इंटू Q, तो उस बेसिस पे dW इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V इंटू dQ। तो बाय द सेल dW इक्वल टू ध्यान रखेंगे V इंटू dQ होगा, और V का वैल्यू जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, देखिए V का वैल्यू Q/C ऑलरेडी निकल चुका है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/C इंटू कितना, Q/C इंटू कितना हो जाएगा, dQ हो जाएगा। और इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, जीरो। इनिशियल स्टेट में जब आप जोड़े होंगे सेल से तो उस समय जीरो चार्ज था, और ये बढ़ते 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 लास्ट में कहाँ तक गया है, Q0 तक गया है। तो इसको आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, dW यहाँ 1/C बाहर कर लेंगे, Q dQ जीरो से लेकर Q0 तक इंटीग्रेशन किया जाता है। जब आप स्मॉल वर्क को बड़े वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो से Q0 तक। तो dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W 1/C, Q पे क्या पावर है 1, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़िए, अब बाय उतने ही बढ़े हुए पावर से डिवाइड कीजिए। तो पावर कितना है यहाँ पे Q पे, आप देखेंगे Q पे क्या पावर है 1, तो 1 + 1 तो Q स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय 2 हो जाएगा। तो फाइनली कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर Q0 तक, जीरो से लेकर Q0 तक। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाद लास्ट आंसर रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/C। तो ठीक है, एक बार आप अपर लिमिट Q0 को Q के प्लेस पे रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Q0² माइनस एक बार लोअर लिमिट 0 को Q के प्लेस पे रखेंगे तो 0/2 ये वाला हमारा हो जाएगा 0। तो उस बेसिस पे वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा Q0²/2C हो जाएगा। और यही वर्क जो है ना, ये वाला वर्क डन
by the cell, work done by the cell stored as energy in electric field between the plates of capacitor, plates of कैपेसिटर। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो वर्क डन होता है सेल के द्वारा वही एनर्जी के फॉर्म में जाकर दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो Q0² हो जाएगा, और Q0² रिजल्ट आ गया। लेकिन हम लोग जनरली Q0 नहीं लिखते, इन जनरल उसको Q ही लिखते हैं। Q0 मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप किसी भी इंस्टेंट में एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकाल सकते हैं, बस उस समय उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है बस ये पता होना चाहिए। तो उस बेसिस पे अब हम लोग जब एनर्जी निकालेंगे तो इन जनरल आप कह सकते हैं, इन जनरल फॉर्म में कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर अगर किसी दो प्लेट है, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, और हम लोग को एनर्जी स्टोर निकालना है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा Q² क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट में Q चार्ज है, कैपेसिटेंस C दिया है, पूछेगा कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी है, या पूछेगा कि उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा Q²/2C आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, ये पढ़ चुके हैं ना आप लोग, एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला बहुत, चूंकि Q हम लोग पहला ही फॉर्मूला पढ़े हैं, CV होता है कैपेसिटेंस का। जब हम Q के प्लेस पे यहाँ CV डाल देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ हो गया CV का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2C, सॉल्व करके ये आ जाएगा U फॉर्मूला C²V²/2C है। एक C आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कैंसिल करेंगे तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होगा वो हाफ CV² के इक्वल होगा। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ CV² के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दो फार्मूला एनर्जी स्टोर का आ चुका है, और भी फार्मूला होता है, जैसे हाफ CV/V कर लीजिए इसको, CV/V, CV² है ना, तो CVV कर लेते हैं। तो CV क्या होता है, आप जानते हैं कि CV को आप Q लिख सकते हैं। तो इस जगह अगर CV को Q लिखेंगे तो U का फॉर्मूला हो जाएगा, CV को अगर Q लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Q/V। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड फार्मूला आ गया। यानी कि एनर्जी स्टोर आप तीन फार्मूला से बना सकते हैं। एक फार्मूला हो गया हमारा हाफ CV², एक फार्मूला हो गया Q²/2C, और एक फार्मूला हो गया हाफ Q/V। तो इस तरह से इस तीन फार्मूला का यूज एनर्जी स्टोर निकालने के लिए किया जा सकता है। तो कभी भी कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी निकालना हो तो आप अवेलेबल डाटा के हिसाब से जो भी तीनों में, जैसे मान लीजिए CV पता है, C कैपेसिटेंस पता है, V पता है, तो ये फार्मूला लगाइए। चार्ज पता है कितना स्टोर है और C पता है, तो ये वाला लगाइए। चार्ज पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हाफ Q भी लगाइए। तो इस तरह से आप तीनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर का तीन फार्मूला हुआ। अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो टर्म है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको एनर्जी डेंसिटी पता करना है, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी। आप बचपन से डेंसिटी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अभी आपको मास डेंसिटी नहीं निकालना है, अभी आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम कर दीजिएगा तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो कभी भी एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, जो है एनर्जी, इसका डेफिनेशन होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम
एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। और कौन सा फील्ड में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप लिखेंगे एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि आप किसी भी फील्ड में आप एनर्जी निकाल सकते हैं, भविष्य में मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, लेकिन बेसिक बात आप ये ध्यान रखिए कि एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। तो आप क्या देखे थे कि अभी 2 प्लेट हम लोग लिए थे, ठीक है, 2 प्लेट था, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कौन सा फील्ड है, आप जान रहे हैं, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया ए है, बीच का गैप डी है, इसको जोड़ दीजिए आप पॉजिटिव से, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे नेगेटिव से। तो इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है ये जानना है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग याद रखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, यू चाहिए ना, ऊपर एनर्जी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए टोटल एनर्जी को हम लोग 1 मिनट यहाँ टोटल एनर्जी ही लिख देते हैं, टोटल एनर्जी U, ठीक है, अब वॉल्यूम V, ठीक है, एनर्जी हो गया हमारा U, अब वॉल्यूम हो गया V। तो U बाई V कर देंगे ना तो स्मॉल u आ जाएगा। तो अब कैसे निकलेगा, तो अभी याद कीजिए कि आप हम लोग मदद ले लेते हैं उसी का जो अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पढ़े थे। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ½ होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ½ अब बाई वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी रीजन में एनर्जी स्टोर है, तो वही वाला वॉल्यूम लेंगे। तो 2 प्लेट्स के बीच का जो जगह है, स्पेस है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया लेंगे A और बीच का गैप कितना है D, एरिया को बस गैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे A इंटू डी लिखेंगे, है ना, A इंटू डी। अब क्या करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, C का वैल्यू डाल देते हैं। तो C का वैल्यू जैसे डाल देंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं, U इक्वल टू हाफ। अभी आप जस्ट पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाएगा इंटू V स्क्वायर है, और नीचे जैसे A इंटू डी है तो A इंटू डी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे A और A हमारा कैंसिल हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर V स्क्वायर है, नीचे D इंटू डी तो D स्क्वायर हो जाएगा। तो उस बेसिस पे U इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट और V बाई डी का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो फाइनल फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी का स्मॉल u का हाफ एप्सिलॉन नॉट, और जो V बाई डी है आप जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि फॉर यूनिफॉर्म फील्ड में, जहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड हो वहाँ पे आप आराम से V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू V इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हैं। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट हम लोग अभी समझाए थे। यूनिफॉर्म फील्ड में V इक्वल टू E इंटू डी होता है, तो जहाँ V बाई डी होगा वहाँ पे आराम से E रख सकते हैं। E रखने के बाद फाइनली जो मेरा रिजल्ट है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का यही कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।